एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का एमपी आरपीएससी अड्डा पर, जहां पर हम एमपी टैक्सेशन असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें मैं ललित कुमार चौबीसा आप सभी को जो हमारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए थे 2012 में मैनेजमेंट के, जो कि आए थे 85 से लगाकर लगभग 112 तक, यानी कि 185 से 112 तक जो क्वेश्चन आए थे वो हमारे मैनेजमेंट के थे। तो उनको यहाँ पर जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। साथ में आपको मैं बता दूं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एमपी टैक्सेशन असिस्टेंट की, तो हमारा आरपीसी अड्डा पर वेल डिजाइन कोर्स जो है वो तैयार किया हुआ है और आपको मिल रहा है मात्र 1499 के अंदर। तो बिना किसी देरी के आप आज ही इस कोर्स को परचेज करें और अपनी तैयारी को जो है वो बेटर से बेटर करके 100% जो है आप सिलेक्शन ले, ऐसी तैयारी जो है आप कर सकते हैं। साथ में आपको बता दूं हमारे कोर्स की क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारे यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, जहां पर सीए, सीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी टीम है। साथ में ये कोर्स हमारा जो है वो बाइलिंगुअल है और हर तरीके से आपकी तैयारी में जो है वो एक तरीके से जड़ी बूटी का एक रामबाण जो है हम कह सकते हैं कि वो साबित होने वाला ये हमारा कोर्स है। तो आज आप इस कोर्स को परचेज कीजिए और अपनी जो तैयारी है उसको आप यहाँ पर मजबूत कीजिए। साथ में आपको बता दूं, इस कोर्स के साथ आपको 2000 प्लस एमसीक्यूज भी हम जो है वो फ्री पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं एमपी टैक्सेशन असिस्टेंट की, तो निश्चित रूप से गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और इस कोर्स को परचेज करके अपनी जो सफलता है उसको सुनिश्चित कीजिए। साथ में मैं आपको बता दूं, अगर आप एमपीपीएससी टैक्सेशन असिस्टेंट के लिए एक अच्छी वीडियो सॉल्यूशन वाली एमसीक्यूज की तलाश कर रहे हैं, यानी कि आप सोच रहे हैं कि एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां पर वीडियो सॉल्यूशन के साथ एमसीक्यूज करवाए गए हैं और वो भी नंबर ऑफ लार्ज संख्या में अगर हमें क्वेश्चंस मिले, तो आपको बता दूं वो तलाश भी हमारी पूरी होती है आपकी आरपीसी अड्डा पर, जहां पर मात्र 499 के अंदर ये कोर्स मिल रहा है 1000 एमसीक्यूज के साथ। और ये पूरे 1000 जो एमसीक्यूज हैं वो विद वीडियो सॉल्यूशन है, यानी कि जो 10 ही जो हमारे यूनिट है, हर यूनिट के 100 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन है। तो वो किस तरीके से होते हैं मैं आपको बता दूं। जो हमारी एमपी टैक्सेशन असिस्टेंट है, एमपी टैक्सेशन असिस्टेंट के जो हमारी 10 यूनिट है, तो हर 10 यूनिट के लिए हमारी जो फैकल्टी है उन्होंने आपको क्या करवाया है, यहाँ पर हर यूनिट के लिए 100 क्वेश्चन करवाए और 10 यूनिट्स हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा 1000 हमारे वीडियो सॉल्यूशन के साथ हमारे यहाँ पर आपको जो है एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो ये आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आज ही आप इस कोर्स के साथ में इस टेस्ट सीरीज को, इस एमसीक्यू सीरीज को भी परचेज कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं। साथ में आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा मौका है। टैक्सेशन असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज भी हमारी यहाँ पर तैयार है, जो आपको मिल रही है मात्र 199 के अंदर, जिसमें आपको 10 मॉडल पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें भी आपको 1000 एमसीक्यूज मिलेंगे जो कि हुबहू परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। तो हुबहू परीक्षा पैटर्न पर आधारित यहाँ पर हम आपको जो है वो एक 1000 एमसीक्यूज दे रहे हैं। तो ये सारी अगर आप परचेज कर लेते हो तो मेरे हिसाब से आपको फिर कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। आप इनको आधार बनाकर अपनी तैयारी करते रहिए, आप 100% जो है आपको सफलता मिलेगी, ऐसा हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको विश्वास दिलाते हैं। तो बिना किसी देरी के आज ही परचेज करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको मैं बता रहा था, हम क्या कर रहे हैं, हम हमारा एमपी टैक्सेशन असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर का जो पेपर आया था उसका एनालिसिस यहां पर करने जा रहे हैं, जिसमें आपको मैंने बताया था कि 85 से लगाकर 85 टू 1112, यानी कि लगभग देखा जाए तो कुछ 15 और 12 लगभग 27-28 क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं। उनको यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, मैनेजमेंट के क्वेश्चन है ये हमारे। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम लिखित संप्रेषण है? यहाँ पर रिटर्न कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, रिटर्न कम्युनिकेशन की यहाँ पर बात हो रही है। तो कौन सा लिखित संप्रेषण होगा? क्या वो भाषण होगा, स्पीच, या प्रश्नावली क्वेश्चनर होगी, या साक्षात्कार होगा इंटरव्यू, या कोई कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप होगी? ठीक है, तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर लिखित संप्रेषण की बात कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर क्या वो स्पीच आएगा, भाषण, या वो क्वेश्चनर होगा, या वो साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होगा? ठीक है, या वो कार्यशाला जिसे हम बोलते हैं वर्कशॉप। वर्कशॉप क्या होती है? एक तरीके का प्रैक्टिकल हम कह सकते हैं, जहां पर किसी कार्य को करके सिखाया जाता है। ठीक है, 2 से 3 दिन, 10 दिन, 50 दिन तक की वर्कशॉप होती है। तो वहां पर रियल में कार्य करके दिखाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा सीखा जा सके।
तो आपको बताना है कि एक्चुअल में रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होगा। कम्युनिकेशन आपने पढ़ा होगा जिसमें आपने न्यूमैन, समर की, किथ रेविज की परिभाषाएं पढ़ी होगी। संप्रेषण क्या होता है पहले बात कर लेते हैं। संप्रेषण यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों का, तथ्यों का, संवेकों का, भावनाओं का, उनकी मनोभावों का जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आदान प्रदान, जहां पर दोनों ही पक्ष यानी कि प्रेषक और प्रेषित, जो संदेश देने वाला है और संदेश प्राप्त करने वाला, दोनों ही उसको क्या है कि एक भाषा में समझे, ऐसे माध्यम को हम कहते हैं संप्रेषण। टू वे कम्युनिकेशन यहाँ पर होना चाहिए और एक ही अर्थ में उसको अगर समझ रहे हैं तभी वो संप्रेषण कहलाएगा पूरा। अदरवाइज कहने वाले का अर्थ अगर सामने वाला अलग अर्थ में समझ लेता है तो वहां संप्रेषण पूरा नहीं होता है। तो संप्रेषण की एक प्रक्रिया होती है, वो तभी पूरी होती है जब टू वे कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पर क्या अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है। जैसे हम शाब्दिक के आधार पर बात करें तो मौखिक और लिखित दो प्रकार का हो सकता है। भावनाओं के आधार पर हो सकता है बॉडी लैंग्वेज के रूप में, जहां पर हाव भाव होते हैं, भंगिमाएं होती हैं, ठीक है ना। अलग अलग तरीके से हम जो है गेस्चर्स हमारे होते हैं तो वो हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रवाह के दिशा के आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ डायरेक्शन, प्रवाह के दिशा के आधार पर अगर हम बात करें तो वो चार प्रकार का कम्युनिकेशन हमारा होता है। एक होता है अपवर्ड, एक होता है डाउनवर्ड, एक होता है डायगोनल और एक होता है हमारा वर्टिकल। तो जिसको हम क्षैतिज बोलते हैं। चार प्रकार का हमारा यहाँ पर होता है। तो अलग अलग प्रकार का हमारा संप्रेषण होता है। तो देखो भाषण जो है वो हमारा मौखिक संप्रेषण में जाएगा, साक्षात्कार भी हमारा इंटरव्यू मौखिक होता है और वर्कशाला भी हमारी क्या हो सकती है एक तरह से, ये ऑडियो विजुअल में भी जा सकती हैं। लेकिन रिटर्न हम इसको डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं। तो हमारा जो प्रश्नावली होती है, क्वेश्चनर जिसको हम बोलते हैं, प्रश्नों की एक तरह से क्या होती है, ये हमारी क्या होती है, एक प्रश्नों की सूची होती है। प्रश्नावली अनुसूची आपने पढ़ी होगी, ठीक है ना, जिसमें आप मान लो सामने वाले का कोई अनुसंधान कर रहे हो, कोई आप रिसर्च कर रहे हो, या आप संस्था के अंदर कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जिसमें आप एम्प्लॉइज से, अपने कर्मचारियों से या व्यवसाय से रिलेटेड कोई आप सर्वे कर रहे हो। तो उस सर्वे में आप क्या कर रहे हो कि आप अगर चाहते हैं कि सामने वाला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर दें तो आप पहले से एक प्रश्नों की क्या बनाते हो, सूची बनाते हैं, ठीक है ना। तो आपने इस तरीके का आपने स्टैटिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा, प्रगणों के द्वारा सूची भरा जाना, और अनुसंधान के अंदर आपने पढ़ा होगा रिसर्च में। तो क्वेश्चनर बहुत काम आता है। ये क्वेश्चन आपका क्या होता है, रिटर्न होता है, जिसमें प्रश्न लिखे हुए होते हैं, प्रश्नों की सूची जिसमें प्रश्न लिखे होते हैं। तो लिखित संप्रेषण अपन कौन सा हो जाएगा, जो लिखे हुआ है वो आपका प्रश्नावली हो जाएगा, ठीक है। एक तरह से लिस्ट है, सूची है, जो उत्तर देने वाले के लिए संप्रेषित की जाती है और यह लिखित में होती है हमेशा, ठीक है। इसलिए लिखित माध्यम है, जबकि भाषण मौखिक संप्रेषण का माध्यम है, और साक्षात्कार एक नियुक्त तकनीक है। साक्षात्कार को आप और क्या कह सकते हो समझने के लिए, एक नियुक्त तकनीक, इसको आप कह सकते हो साक्षात्कार को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह दैहिक भाषा का रूप नहीं माना जा सकता है, क्या वो मुखाभिव्यक्ति होती है, ठीक है ना। यानी कि हम हमारे माउथ के एक्सप्रेशन से कुछ बोल रहे हैं, बता रहे हैं, या वो दृष्टि संबंध जिसको हम आई कॉन्टेक्ट कह सकते हैं, या भंगिमाएं जिसको हम बॉडी लैंग्वेज के रूप में, या एक होती है हमारी भावनाएं, इमोशंस जिसको हम कहते हैं। भावनाओं का मतलब यहाँ पर क्या है, इमोशंस से है। आई कॉन्टेक्ट, मुखाभिव्यक्ति का मतलब एक्सप्रेशन, तो बताना है कि कौन सा यहां पर दैहिक भाषा का रूप नहीं हो सकता है। पहले आप दैहिक भाषा समझोगे तभी आप आंसर दे पाओगे। एक्चुअली क्या होता है कि संचार के अंदर कम्युनिकेशन, जो भी हम बात कर रहे थे हमारे, देखो अगेन क्वेश्चन जो है वो एमपी टैक्सेशन में, पहले क्वेश्चन हमारा कम्युनिकेशन से रिलेटेड था, दूसरा क्वेश्चन भी हमारा कम्युनिकेशन के आया है कि दैहिक भाषा का रूप नहीं माना जा सकता। तो इसमें आपको एक ध्यान रखना है कि जो हमारी भावनाएं होती हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, उसे हम कभी भी दैहिक भाषा का रूप नहीं मानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ये क्या होता है, मुखाभिव्यक्ति, दृष्टि संबंध और भंगिमा। तो उससे पहले आपको दैहिक भाषा समझनी पड़ेगी। एक्चुअली में क्या होता है कि दैहिक भाषा संचार में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि दैहिक भाषा में भावनाओं का संचार किया जाता है, इमोशंस के थ्रू हम जो बात करते हैं, इसलिए इसे अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। दैहिक भाषा के द्वारा दैहिक संचार किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे मुंह सिकुड़ना हो गया, आप दांत दिखा रहे हो किसी के ना, किसी को आंखों से इशारे कर रहे हो, है ना, जैसे कंधे उचकाना हो सकता है, हाथों द्वारा हाथों द्वारा जबकि भावनाएं भाषा का रूप नहीं होती हैं, दैहिक भाषा जो होती है उसके माध्यम से ही भावनाएं जो है वो, हाँ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारे आपके क्या हो सकते हैं, ये आपके बॉडी लैंग्वेज के अंदर भी आ सकते हैं। ये तीनों ही पार्ट आपके कहाँ कवर किया जा सकते हैं, आपके जो बॉडी लैंग्वेज होती हैं,
जिसको हम बोलते हैं शारीरिक भाषा, ठीक है, ये होती है। अब देखो दैहिक भाषा का मतलब यहां पर क्या है, आपके शरीर की भाषा से है, शारीरिक भाषा से है। तो शारीरिक भाषा में मुख्य अभिव्यक्ति आ गई, ठीक है ना, आंखों की अभिव्यक्ति आ गई, आंखें दिखा दी आपने किसी को, भंगिमा के अंदर बॉडी के अलग अलग जो आप जो हाव भाव दिखाते हो, है ना, जैसे हम बात करें कंधे उचकाना, किसी को शाबाशी के लिए देना, किसी को ठेंगा दिखाना, अंगूठा दिखाना, किसी को पीठ थपथपाना, ये सब बॉडी लैंग्वेज के अंदर आते हैं, ठीक है ना। लेकिन भावनाएं दैहिक भाषा के अंदर नहीं आती है। हालांकि भावनाओं का बहुत महत्व होता है, लेकिन कभी कभी चुप रहकर भी आपकी अभिव्यक्ति नजर आती है कि आप नाराज हैं, आप खुश हैं या आप क्रोधित हैं, आपकी भावनाओं से भी पता लग जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये दैहिक भाषा का रूप नहीं होता, ये तीनों दैहिक भाषा में आते हैं, लेकिन ये संचार में ही आएंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध का परिचय किसने दिया? इसको बोलते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इसको बोलते हैं एमबीओ, शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, एमबीओ। और आपको बता दूं एमबीओ हमारा दिया है पीटर एफ ड्रकर ने। किसने दिया है? पीटर एफ ड्रकर ने दिया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रबंध के गुरु के नाम से भी जानते हैं। इनको किस नाम से जानते हैं? प्रबंध के गुरु भी कहा जाता है पीटर एफ ड्रकर को। तो यहां पर आंसर देखो किसने कहा है, तो एफ डब्ल्यू टेलर, ये तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, इसको एमबीई भी कह सकते हो, एमबीई, और ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। एल्टन मेयो जो मानव संबंधी परिभाषाओं से रिलेटेड है, पीटर एफ ड्रकर मैंने बता दिया। तो हमारा एमबीओ जो है उद्देश्यों द्वारा प्रबंध का परिचय देने वाले हमारे पीटर एफ ड्रकर हैं, ठीक है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध क्या है कि प्रत्येक स्तर पर काम करने वाले जो हमारे मैनेजमेंट के लेवल होते हैं, ठीक है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तो प्रत्येक स्तर पर काम करने वाले जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उनके लिए क्या है, अगर वो उनके लिए एक निश्चित उद्देश्य है तो उन उद्देश्यों के आधार पर वो अपना कार्य करते हैं, जिससे संस्था अपने लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित कर सकें। तो ऐसा समझाने वाले कौन है? उद्देश्य द्वारा प्रबंध है, ठीक है ना। व्यवसाय के उद्देश्यों के द्वारा जो मैनेजमेंट करवाने वाले हैं वो हमारे पीटर एफ ड्रकर हो जाएंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एल्टर मेयो को आपने होनार्थ हार्थोन परीक्षण सुना होगा, उससे रिलेटेड है, ये भी मानव संबंधी उपागम से रिलेटेड है। एल्टर मेयो, एफडब्ल्यू टेलर मैंने बता दिया। अपवाद द्वारा प्रबंधन है कि अपवादजनक स्थिति में ही प्रबंधक हस्तक्षेप करेगा या आदेश देगा या अपना निर्देश देगा या राय देगा, तो वो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है, जिनका प्रतिपादन एफडब्ल्यू टेलर ने कहा, जिसे हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो डी फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हमारे एफडब्ल्यू टेलर हो जाएंगे, जबकि पीटर एफ ड्रकर हमारे क्या हो जाएंगे? उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के रूप में, और इनको प्रबंध के गुरु भी हम कह सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपके लिए मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, तो वो कौन कहलाएंगे? वो कहलाएंगे हमारे हेनरी फेयल। कौन कहलाएंगे? हेनरी फेयल कहलाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नियंत्रण का अर्थ है, क्वेश्चन बात कर रहा है कंट्रोलिंग मींस, कंट्रोलिंग से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग का अर्थ क्या है? क्या दबाव या बल है ना, कोई फोर्स लगाना, दबाव, ठीक है, वो हो सकता है प्रेशर या प्रभुत्व व शक्ति, मतलब आप अपनी एक तरीके से अपना ओनरशिप, स्वामित्व दिखा रहे हो, एक पथ प्रदर्शन या नियमन है, या एक सामाजिक प्रभाव है, सोशल इफेक्ट है, ठीक है। नियंत्रण का अर्थ यहाँ पर आपको बताना है कि नियंत्रण का एक्चुअल में यहाँ पर अर्थ क्या होगा। हाँ, नियंत्रण का अर्थ मुझे बताइए क्या होने वाला है यहाँ पर। नियंत्रण का अर्थ बता दीजिए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। देखो सबसे बात करते हैं, जो हमारा मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट जो है वो क्या है कि सामूहिक उद्देश्यों, सामूहिक रूप से हम कह सकते हैं कि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक सामूहिक प्रयास है, वो हमारा प्रबंधन कहलाता है। निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए गए वो सारे प्रयास जिससे कि कार्य संपादन को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके, कार्य को सर्वोत्तम ढंग से किया जा सके। एफडब्ल्यू टेलर ने भी ये बात बोली थी कि प्रबंधन का अर्थ है कि हमें क्या करना है, यानी कि मैनेजमेंट मींस व्हाट टू डू एंड व्हाट इज द वे टू डू इट इन द चीपेस्ट और बेस्ट वे, उसको सर्वोत्तम और बेहतर ढंग से किस तरीके से कर सके, एफडब्ल्यू टेलर ने बताई थी ये बात, तो उसे कहा जाता है मैनेजमेंट, ठीक है ना।
प्रबंधन दूसरों के द्वारा कार्य करवाने की कला है। मेरी पार्कर फोलेट ने बात बोली, मैनेजमेंट इज डूइंग वर्क बाय अदर्स, इट इज एन आर्ट ऑफ डूइंग वर्क बाय अदर्स, अलग अलग रूप से, या प्रबंधक दूसरों के द्वारा कार्य करवाने के रूप में परिणाम प्राप्त करना है, ये बात बोली लॉरेंस एप्पले ने। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तु का निर्देशन। तो प्रबंधन के बारे में अलग अलग जो है ऑथर जो है उन्होंने अपनी परिभाषाएं दी है। तो मैनेजमेंट के अंदर हमारे 5 कार्य होते हैं। कितने होते हैं? 5। पहला होता है हमारा प्लानिंग, पहला क्या होता है हमारा? प्लानिंग। दूसरा होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा होता है हमारा स्टाफिंग, ये मुख्य बता रहा हूं, बाकी और भी कार्य हो सकते हैं। चौथा होता है हमारा डायरेक्टिंग, और पांचवा होता है हमारा कंट्रोलिंग। तो ये मैनेजमेंट का अंतिम कार्य है। कंट्रोलिंग हमेशा क्या होता है? प्रबंधन का अंतिम कार्य भी इसको हम कह सकते हैं, प्रबंध का अंतिम कार्य। और इस अंतिम कार्य में क्या होता है कि हम हमारे प्रमापों का निर्धारण करते हैं, असर्टेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। हम सबसे पहले हमारा क्या करते हैं? प्रमाप निर्धारण करते हैं कि हमें इस साल में 1 लाख यूनिट बनानी है। उस प्रमाप के आधार पर हम क्या करते हैं? हम वास्तविक लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं, और अंत में हम क्या करते हैं कि हमारे प्रमाप और लक्ष्यों की तुलना करते हैं कि कहाँ कमी रह गई, और उस तुलना के द्वारा हम क्या करते हैं? उस कमी को दूर करने के लिए कुछ कदम उठाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सुधारात्मक कार्यवाही। तो इस पूरी प्रोसेस को नियंत्रण कहा जाता है। और नियंत्रण का मतलब दबाव नहीं है, दबाव धमकी, ठीक है, कोई प्रभुत्व जमाना, आपको किसी को धमकाना या कोई सोशल इफेक्ट दिखाना नहीं है, बल्कि एक व्यवस्था है जो कि पथ प्रदर्शन करती है कर्मचारियों का, और नियमन करती है। कर्मचारियों को क्या करती है? कर्मचारियों को एक मार्ग दिखाती है कि आगे उसको क्या काम करना है। जो गलती हो गई है उसको दूर करने के लिए उपाय हमने देख लिए, तो उन उपायों को आगे लागू करना ताकि पुनः वो गलती नहीं हो। इस पूरी प्रोसेस को नियंत्रण कहा जाता है। तो पथ प्रदर्शन और नियमन करना होता है। इसलिए हेनरी फेल महोदय ने एक परिभाषा दी है कि नियंत्रण से आशय यह जांच करने से है कि क्या प्रत्येक कार्य स्वीकृत योजनाएं या दिए गए निर्देशों या निर्धारित नियमों के अनुसार हो रहे हैं या नहीं, पहली चीज। दूसरा, इसका उद्देश्य कार्य की दुर्बलताओं और त्रुटियों का पता लगाना है, जिससे यथासमय उन्हें सुधारा जा सके और भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति को रोका जा सके। तो ये ध्यान रखना, नियंत्रण ये होता है, पथ प्रदर्शन या नियमन करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट, नियोजन प्रबंध का कार्य है। ये फर्स्ट कार्य अभी आपको मैंने लिखवा दिया। तो देखो, इस कार्य में आपको ज्यादा उलझना भी नहीं है। नियोजन का मतलब क्या है कि हमें क्या करना है और उसे किस तरीके से करना है। ठीक है। तो नियोजन हमेशा प्रबंध का कौन सा काम होगा? प्राथमिक काम होगा, प्राइमरी वर्क होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नियोजन प्रबंध का कौन सा कार्य होगा? तो प्रबंध का प्राथमिक कार्य जो है वो नियोजन होगा। ठीक है, नियोजन प्रबंध का क्या हो जाएगा? प्राथमिक कार्य हो जाएगा। और नियोजन के अंदर हम क्या तय करते हैं? नियोजन के अंदर हम तय करते हैं कि हमें कौन सा कार्य करना है, कब करना है, क्या करना है, ये अन्य बातों को पूर्व निर्धारित जो हम करते हैं, ठीक है ना, उसी को हम नियोजन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। और इसका अगर हम दूसरों में अर्थ बोले तो भविष्य में झांकना। नियोजन का मतलब क्या होता है? भविष्य में झांकना। भविष्य में झांकने की जो हम कह सकते हैं कि खिड़की होती है, भविष्य में झांकने की जो खिड़की है उसी को हम नियोजन कह सकते हैं। क्योंकि जो हम प्लानिंग करते हैं, जो नियोजन करते हैं, उसी के अनुसार जो है हम वर्ष पर हमारा कार्य करते हैं। नियोजन व्यवसाय के तीनों ही स्तर पर किया जाएगा, मैनेजमेंट के टॉप लेवल, मिडल और लोअर लेवल पर, लेकिन नीतियां हमेशा ऊंचे स्तर पर बनाई जाती है। ठीक है, तो भविष्य में झांकने से है फोरकास्टिंग इन फ्यूचर। ठीक है, ये आप तो प्रबंध का प्राथमिक कार्य यही से हमारा मैनेजमेंट शुरू होता है। हमारा जो मैनेजमेंट है प्रबंध, उसकी पहला प्लानिंग होगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोलिंग। तो प्रबंध का प्राथमिक कार्य हमारा क्या कहलाता है? हमारा नियोजन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन का एक महत्वपूर्ण तत्व है। यहां पर बात कर रहा है डायरेक्टिंग की, जो कि प्रबंध का चौथा कार्य है। और निर्देशन के बारे में कह रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? क्या आदेश निर्देश होता है, इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन, नियोजन प्लानिंग होता है, या बजटिंग होता है, या निष्पादन मूल्यांकन होता है, जिसको बोलते हैं परफॉर्मिंग इवेल्युएशन। निर्देशन का एक महत्वपूर्ण तत्व यहाँ पर क्या होने वाला है? तो आपको मैंने बताया भी था, निर्देशन के अंदर 3 बातें आती हैं। मुख्य रूप से कितनी बातें आती हैं? 3 बातें आती हैं। पहला होता है हमारा आदेश निर्देश, दूसरा होता है कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना सही तरीके से, और तीसरा जांच करना कि उनका कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। तो निर्देशन में क्या होता है कि 3 चीजें आती हैं हमारी। पहला तो मैंने बताया वही आदेश और निर्देश देना। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या? कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना। कर्मचारियों को प्रशिक्षण के तरीके देना। और तीसरा मैंने क्या बताया कि कार्य सुचारू रूप से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जांच करना। क्या जांच करना?
जांच करना कि ठीक है, यह जांच करना कि कार्य सुचारू रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर हुआ आपको ये बात? तो निर्देशन का एक महत्वपूर्ण तत्व क्या हो जाएगा? आदेश निर्देश देना है। और आपको मैंने बताया भी था, निर्देशन के हमारे क्या होते हैं? 4 भाग होते हैं, अगर समझेंगे इसको। पहला होता है हमारा मोटिवेशन, अभिप्रेरण। दूसरा होता है लीडरशिप। तीसरा होता है कम्युनिकेशन। और चौथा होता है सुपरविजन। ठीक है, ये चारों तत्वों का जो सम्मिलित रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं निर्देशन। ठीक है, तो ये प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है, जहां पर सिर्फ जांच ही सम्मिलित नहीं होती है, बल्कि सही तरीके से उनको मोटिवेट करना, समय समय पर प्रशिक्षण देना, और सभी क्रियाएं यहाँ पर सम्मिलित की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दायित्व है, यहाँ पर बात कर रहा है लाइबिलिटी की, आदेश की शक्ति के रूप में। पावर ऑफ ऑर्डर, शक्ति का भारार्पण। भारार्पण का मतलब क्या है? कि एक तरीके से जो हम अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हैं, डिलीगेशन, तो शक्ति का हम भारार्पण करते हैं, दूसरों को जो है वो डिलीगेशन कर रहे हैं, डिलीगेशन ऑफ पावर, या दायित्व कर्तव्य के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो दायित्व हमेशा क्या होते हैं, बता सकते हैं क्या होते हैं? हम यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, लाइबिलिटी की। ठीक है, यानी कि किसी अन्य के प्रति जो कर्तव्य होता है उसे हम कहते हैं हमारा दायित्व, जिसके लिए मूल्य चुकाना पड़े। दायित्व एक दायिक कर्तव्य होता है, जबकि आदेश की शक्ति और शक्ति का भारार्पण जो है वो अधिकार होता है। क्या होता है? अधिकार होता है। ये दोनों एक्चुअल में क्या होते हैं? अधिकार में आते हैं, जबकि ये हमारा किस में आएगा? दायित्व में आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? लाइबिलिटी, या हम कह सकते हैं इसको ड्यूटी, या हम इसको कह सकते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आदेश की शक्ति मैंने बताया कि जैसे आप शक्ति का केंद्रीकरण कर रहे हो, या हम उसको डिलीगेशन भी कह सकते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन, सब कुछ हो सकता है। और भारार्पण का मतलब डिलीगेशन ऑफ पावर या डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जिसमें आप क्या कर रहे हो कि कंपनी की व्यवस्था इतनी बड़ी है कि आप अपने अधिकारों को अन्य व्यक्तियों को जो अधीनस्थ है उनको भी आप दे रहे हो कि उन लेवल पर वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें, तो उसे कहते हैं अधिकारों का भारार्पण। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अच्छे क्वेश्चन आए थे, देखो बिजनेस के क्वेश्चन भी ज्यादा टफ नहीं आए हैं, हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन आपके एमपी टैक्सेशन में आए हैं। तो आपके पास एक अच्छा सो अवसर है कि इस बार की एमपी टैक्सेशन के अंदर आप इसको बेटर से बेटर तैयारी करके अपने इस बार की जो वैकेंसी है उसमें आप निश्चित रूप से सफलता लें। ऐसा आप तैयारी करिए, क्योंकि आप पेपर का एनालिसिस देख रहे होंगे, बिल्कुल ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध में निम्न में से किसको भारार्पित किया जा सकता है? अधिकार को, दायित्व को, उपयुक्त दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? एक्चुअली यहां पर अधिकारों के भारार्पण की बात कर रहा है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रत्यायोजन, इसको हम क्या कह सकते हैं? प्रत्यायोजन, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी या राइट्स। डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी राइट्स कहते हैं किसको अधिकारों का भारार्पण किया जा सकता है। 4 ऑप्शन है। अभी पहला वाला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था, तो आप आराम से बता सकते हो किसको किया जा सकता है। तो देखो, हमेशा अधिकार और उत्तरदायित्व साथ साथ चलते हैं। क्या करते हैं? अधिकार और उत्तरदायित्व साथ साथ चलते हैं। अगर आप किसी को अधिकार सौंप रहे हो तो कर्तव्य भी साथ रहेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल अगर आपने किसी को दायित्व दे दिए तो केवल दायित्व का बिना अधिकारों के कोई औचित्य नहीं रहता है। अधिकार और उत्तरदायित्व साथ साथ चलेंगे। क्या होते हैं? ये आपको साथ साथ देने पड़ेंगे। जब एक जो अधिकारी है वो मान लो यहां से लगाकर ई लेवल पे कोई काम कर रहा है, यहाँ पर बी है या सी है और डी है, तो अगर ए बी को अधिकार देगा तो उसको उत्तरदायित्व भी देगा। ठीक है, ये सी को भी देगा उत्तरदायित्व, अधिकार डी को भी देगा। इस तरीके से क्या होता है, अधिकारों का क्या होता है, उत्तरदायित्व का साथ साथ जो है भारार्पण किया जाता है। क्योंकि प्रबंध लोगों से कार्य करवाने की कला और विज्ञान है, जिसमें प्रबंधन कार्य करने के लिए कर्मचारियों को अधिकार देगा तो साथ साथ ही उनको दायित्व भी सौंपेगा। तो अधिकार और कर्तव्य दोनों यहाँ पर साथ में दिए जाते हैं। ठीक है, दोनों साथ साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल उर्विक यानी कि लिंडार्क उर्विक के अनुसार संगठन का उद्देश्य है। एल उर्विक का पूरा नाम क्या होता है? तो इसको हम बोलेंगे लिंडार्क उर्विक। इसका नाम आपने सुना होगा, लूथर गुलिक के साथ भी नाम आता है। जब हम लूथर गुलिक का पोस्ट कोड वाला सूत्र पढ़ते हैं
फॉर्मूला पोस्ट कॉर्प, तब वहां पर उर्विक का नाम आता है। ठीक है, तो बताना है कि उर्विक के अनुसार संगठन का एक्चुअल में उद्देश्य क्या है। क्या समन्वय करना है, टू कोऑर्डिनेट, कर्मचारियों पर नियंत्रण करना है, टू कंट्रोलिंग ऑन द एम्प्लॉइज, या व्यक्तियों के कार्यों को सुविधाजनक बनाना है, टू फैसिलिटी ऑफ द वर्क ऑफ द पर्संस, या कार्यों की प्रणाली तैयार करना है, प्रिपेयर अ सिस्टम फॉर द वर्क। आपको बताना है कि एक्चुअली उर्विक के अनुसार यहाँ पर क्या करना है संगठन के रूप में, संगठन का उद्देश्य एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है। तो आपको मैं बता दूं, उर्विक ने एक परिभाषा दी है कि किसी उद्देश्य के लिए अनिवार्य क्रियाओं का निर्धारण ही संगठन है। क्या बोला उन्होंने उर्विक ने, कि किसी उद्देश्य के लिए अनिवार्य क्रियाओं का निर्धारण ही संगठन है, साथ ही क्रियाओं को ऐसे समय में व्यवस्थित करना भी है ताकि अलग अलग उन्हें व्यक्तियों के मध्य वितरित किया जाए। तो कार्यों की प्रणाली तैयार करना है। अगर उर्विक के अनुसार अगर हम बात करें तो कार्यों की एक्चुअल में प्रणाली कार्य जो है वो तैयार करना होता है। ये बात उर्विक ने बोली अपनी परिभाषा के दौरान। ठीक है, मतलब अनिवार्य क्रियाओं का निर्धारण करना है, और निर्धारण किस रूप में करना है, ताकि साथ ही क्रियाओं को व्यवस्थित किया जा सके और उन्हें अलग अलग व्यक्तियों में विभाजित किया जा सके। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, संगठन का उद्देश्य कार्यों की प्रणाली तैयार करना है। नेक्स्ट है निर्णयन से तात्पर्य है डिसीजन मेकिंग मीन्स। डिसीजन मेकिंग का अर्थ क्या होता है बताना है आपको। संसाधनों के उपयोग के बारे में योजना बनाना, कार्य कुशलताओं को बढ़ाने हेतु कार्यवाही करना, क्रियाविधि का निर्धारण करना, या संभावित उपलब्ध विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना। संभावित उपलब्ध विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना, क्या ये यहाँ पर होगा। आपको बताना है निर्णय से क्या आशय है। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, निर्णय होता क्या है। निर्णय का मतलब क्या होता है कि संभावित उपलब्ध विकल्पों में से अगर एक प्रबंधक है, मान लो एक मैनेजर है, आप समझना मैनेजर है या बीओडी है या सीईओ है, ठीक है ना, ये नीतियों का निर्धारण करते हैं। तो मान लो एक मैनेजर के बाद वो नियोजन करेगा, प्रबंधन के सारे कार्य करेगा, तो उसके बाद ऑप्शन है, जैसे मान लो ये ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन 2 है, ये ऑप्शन 3 है, ये ऑप्शन 4 है, ये ऑप्शन 5 है। तो उपयुक्त विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना जो होता है ना, वही हमारा क्या होता है, निर्णयन होता है, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन। तो संभावित उपलब्ध विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना ही डिसीजन कहा जाता है। और निर्णयन क्या है, निर्णयन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। निर्णय क्या है, सतत चलती है। ऐसा तो नहीं है कि एक बार निर्णय हो गया उसके बाद निर्णय की जरूरत नहीं, सतत चलने वाली प्रक्रिया है निर्णयन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और सतत निर्णयन में लिया गया सुझाव क्या होता है, वो आपका कहलाता है डिसीजन, यानी कि निर्णयन। जो आप निर्णय के अंदर जो उपलब्ध विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करते हो, उस चयन को निर्णय कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए प्रबंध का एक प्रत्येक कार्य एवं समस्याओं के प्रति सोच विचार कर उचित निर्णय लेना होता है। निर्णय लेने वक्त समस्या के सभी पहलू पर आपको विचार करना होता है। सही प्रकार से पहलुओं को बुद्धि के कसौटी पर कसते हुए उचित और तार्किक निर्णय लेना होता है। तभी जाके उपक्रम के अंदर आप सर्वश्रेष्ठ विकल्प जो निर्णय लेंगे उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आप जो है वो अपनी कार्य योजनाओं को सही रूप से रूपांतरित या परिणत कर पाएंगे। नेक्स्ट है समन्वय निम्न में से संबंधित नहीं है। निरंतर एवं प्रायोगिक प्रक्रिया, व्यक्तिगत प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण, प्रयासों की एकता पर महत्व देना प्रत्येक प्रबंधक का दायित्व है। समन्वय से इसमें कौन सा संबंधित नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, यहां पर कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, समन्वय। और समन्वय क्या है, समन्वय आपने पढ़ा होगा। समन्वय क्या है, समन्वय प्रबंध का सार है। समन्वय को प्रबंध का क्या कहा जाता है, सार है। यह प्रबंध का कार्य नहीं है, बल्कि प्रबंध का क्या है, एक सार है। और यह बात किसने बोली है, तो यह बात बोली है कुंस्ड ओ डोनेल। कुंस्ड ओ डोनेल महोदय ने क्या बोला है कि समन्वय प्रबंध का सार है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको बताना है कि इसमें 3 बातें जो है वो समन्वय से रिलेटेड हैं। तो चौथी कौन सी बात है जो कि समन्वय की यहाँ पर रिलेटेड नहीं है, तो ये आपको आंसर यहाँ पर देना है। तो देखो निरंतर और प्रायोगिक प्रक्रिया बिल्कुल है, समन्वय निरंतर चलने वाली है और प्रबंध के सभी स्तर पर होगा। समन्वय क्या होगा, प्रबंध के सभी स्तर पर होगा। समन्वय प्रबंध के सभी स्तर पर होगा, एक तो ये इंपॉर्टेंट है।
दूसरा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, व्यक्तिगत प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण होता है यह, और प्रयासों की एकता पर महत्व देता है। एक तरीके से सभी क्रियाओं के अंदर जो हमारी पीओएसडीसी होती है, प्रबंध की पांचों ही क्रियाओं में उचित तालमेल होता है, वही हमारा समन्वय है। इसलिए मुने और रेले महोदय ने परिभाषा दी है कि कार्य की एकता हेतु सामूहिक प्रयास की नियमित व्यवस्था ही समन्वय है। चूंकि सभी कार्यों को योग्य व्यक्ति को सौंप दिए जाते हैं, इसलिए सभी विभागों में समन्वय स्थापित करना सफलता के लिए आवश्यक हो जाता है। तो प्रबंध का सार है, प्रत्येक प्रबंध का दायित्व है, ये यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर डी कर दीजिए, थोड़ा क्वेश्चन की फ्रेमिंग में मिस्टेक है, ए बी सी डी डी हो जाएगा, तो डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है, समन्वय हमारा क्या हो जाएगा, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मुन्ने और रेले की परिभाषा याद रखना है आपको, कार्य की एकता स्थापित करने हेतु सामूहिक प्रयासों की नियमित व्यवस्था ही समन्वय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोजन संबंधित होता है, प्लानिंग इज रिलेटेड टू। प्लानिंग इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, क्या वो बौद्धिक प्रक्रिया से है, गणितीय प्रक्रिया से है, भौतिक प्रक्रिया से है, या इनमें से कोई नहीं। प्लानिंग इज रिलेटेड टू, प्लानिंग किससे रिलेटेड है, क्या वो एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, क्या वो मैथमेटिकल प्रोसेस है, क्या वो एक फिजिकल प्रोसेस है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैंने बताया था नियोजन के अंदर बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, इसलिए नियोजन हमेशा ध्यान रखना, नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। और श्री एल उर्वाक, वही लिंडार्क उर्विक ने एक परिभाषा दी है, नियोजन मूल रूप से कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से कार्य को पूरा करने से पूर्व उस पर मनन करने, कार्यों को अनुमानों में तथ्यों के आधार पर करने का एक प्राथमिक मानसिक चिंतन है। इसीलिए एक बौद्धिक प्रक्रिया है नियंत्रण, हमारा नियोजन क्या होगा, एक बौद्धिक प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ पर तार्किकता की, बौद्धिकता की बहुत जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न घटक संगठन संरचना को प्रभावित करता है, ग्राहक की संतुष्टि, ठीक है, सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर्स, सामाजिक लक्ष्य यानी कि सोशल टारगेट्स, व्यवसाय की प्रकृति एवं आकार, नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, या नव प्रवर्तन की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ इनोवेशन। ठीक है, बताना है निम्न घटक संगठन संरचना को प्रभावित करता है। इसमें आपको ध्यान रखना है, यहां पर व्यवसाय की प्रकृति और आकार के बारे में बात हो रही है। जो संगठन की संरचना है उसमें निम्न घटक संगठन संरचना को प्रभावित करता है, मतलब इसमें से संगठन की जो संरचना है उसको कौन प्रभावित करता है। ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रहा है, तो व्यवसाय की प्रकृति और आकार जो है वो संगठन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, और व्यवसाय के आकार और प्रकृति को देखकर ही संगठन की संरचना बनाई जानी चाहिए, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अवरोही संचार का प्रवाह होता है, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की तरफ, प्रबंधन से प्रबंधन, या ये सभी। आपने संचार का प्रवाह की दिशा के आधार पर पढ़ा होगा, प्रवाह की दिशा के आधार पर हमारा 4 प्रकार का संचार होता है। प्रवाह की दिशा के आधार पर हमारा 4 प्रकार का संचार होता है, बता देता हूं। एक होता है हमारा अपवर्ड, दूसरा होता है डाउनवर्ड, तीसरा होता है डायगोनल, और एक होता है हमारा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कह सकते हो इसको आप, क्षैतिज, क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है ना, तो अवरोही प्रवाह का संचार होता है। यहां पर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, अवरोही प्रवाह का संचार होता है, तो यहाँ पर देखो एक्चुअली देखा जाए तो चारों ही हमारा हो सकते हैं, ऊपर से नीचे की ओर हो सकता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है, इसको अधोगामी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधोगामी, यानी कि डाउनवर्ड। नीचे से ऊपर की ओर होता है, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वगामी, यानी कि अपवर्ड, यानी कि ये नीचे से ऊपर की ओर होता है, ये ऊपर से नीचे की ओर होता है। ऊपर से नीचे होता है अधिकारी से अधीनस्थ, और अधीनस्थ से अगर सुझाव दिए जा रहे हैं उसको बोलते हैं जो ऊपरी अधिकारी को अधोगामी या ऊर्ध्वगामी संचार, और प्रबंध से प्रबंध होता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको हम क्षैतिज भी कहते हैं। तो ये हमारे चारों ही हो जाएंगे, डी इज द राइट आंसर। प्रवाह की दिशा के आधार पर होते हैं ये, ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, प्रवाह की दिशा के आधार पर चारों ही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी सचिव की नियुक्ति कौन करता है, कंपनी सेक्रेटरी की नियुक्ति की यहां पर बात हो रही है। हु अपॉइंट द कंपनी सेक्रेटरी, क्या वो गवर्नमेंट करती है, सरकार, या शेयर होल्डर या कंपनी के संचालक करते हैं, या कंपनी के ऋणधारी होते हैं जिसको बोलते हैं डिबेंचर होल्डर्स। आपको बताना है कि कंपनी सेक्रेटरी की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको ध्यान रखना है नेशनल सेक्रेटरीज एसोसिएशन ने सचिव को एक सहायक के रूप में परिभाषित किया है। और ये कौन होता है, कंपनी सेक्रेटरी कंपनी का लीगल एडवाइजर होता है, तो इसके कंपनी के संचालक जो है वो करते हैं, कौन करते हैं, कंपनी के संचालक इसको नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो आपको बोलना है कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय बीओडी। ठीक है,
और ये कौन होता है, एक सीएस होता है आईसीआई के द्वारा, आईसीएसआई के द्वारा दिया गया सीएस होता है, कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, तो कंपनी सेक्रेटरी के बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कंपनी की कौन करता है कंपनी सेक्रेटरी की नियुक्ति, तो यहाँ पर संचालक महोदय के द्वारा की जाती है। कंपनी सेक्रेटरी की नियुक्ति कौन करता है, संचालक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। एक वार्षिक सामान्य सभा की सूचना, जो हमारी एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, एजीएम की सूचना निम्न में से कितने दिनों पहले की जानी चाहिए, 14 दिनों, 21 दिनों, 30 दिनों या 60 दिनों। तो आपको ध्यान रखना है, इसकी आपने नोटिस की अवधि पढ़ी होगी, आपने कंपनी एक्ट पूरा पढ़ा है, तो उसमें हम एजीएम के बारे में जानते हैं पूरी। हमारी दो प्रकार की सभाएं होती हैं, एक होती है एजीएम और दूसरी कौन सी होती है, ईजीएम। एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग, दूसरी होती है ईजीएम। दो एजीएम के बीच होती है, उसे एजीएम कहा जाता है। और एक होती है स्टैट्यूटरी मीटिंग भी होती है, एक वैधानिक सभा जो प्रत्येक कंपनी को उनके जीवन काल में एक बार करनी होती है। तो ऐसे सामान्य सभा को लिखित में कम से कम 21 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। 21 दिन पहले आप इसको शामिल नहीं कर सकते। ये तो आप जनरल क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कंपनी एक्ट 2013 के अंदर भी। ठीक है ना, तो 21 दिन की सूचना देनी होती है। अगर आप 21 की सूचना नहीं देंगे और उसकी प्रतिलिपि जिन जिन को मीटिंग में बुलाना उनको नहीं दोगे, तो अगर वो लोग उस सभा में उपस्थित नहीं होते हैं तो उसके लिए फिर ये लोग जिम्मेदार नहीं होंगे। इसलिए 21 दिन के पहले नोटिस देना जरूरी होता है कंपनी की एजीएम से पहले। दो वार्षिक व्यापक सभाओं में अधिकतम अंतर हो सकता है, मतलब वही एक एजीएम हो गई मान लो, उसके बाद दूसरी एजीएम हो रही है अगले साल। जैसे मैं बात करूं, अभी चल रहा है 2024, तो 2023 में मान लो पहली एजीएम हुई थी हमारी। ठीक है, तो अगली एजीएम जो है वो 24 में कब होनी चाहिए, तो अधिकतम 15 माह का अंतर हो सकता है। कितना हो सकता है, 15 माह का। दो एजीएम में अधिकतम 15 माह का अंतर होता है। और सीजी की विशेष प्रस्ताव के द्वारा इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि यह क्वेश्चन में अपडेट नहीं है, यह अवधि 15 माह की 18 माह तक भी हो सकती है विशेष परिस्थितियों में। हालांकि इसमें क्या होगा, खाली दो एजीएम में 15 माह का ही अंतर है। और प्रथम एजीएम वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 9 माह के भीतर हो जानी चाहिए। दूसरी एजीएम जो है वो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर होनी चाहिए। और दो वार्षिक साधारण सभाओं के बीच में अधिकतम 15 माह का अंतर ही होना चाहिए, ऐसा कंपनी एक्ट बोलता है। इससे ज्यादा हो गया तो कंपनी के ऊपर नोटिस जारी किया जाएगा कि उसका कारण क्या है, उसको बताना पड़ेगा, पूरी डेप्थ है इसकी, तो 15 महीने हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिपुरुष को अधिकार है। प्रतिपुरुष का मतलब होता है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी को क्या अधिकार है ये आपको बताना है। ठीक है, बताओ प्रतिपक्ष को क्या अधिकार है। तो आपको ध्यान देखना है कि इसको केवल मत देने का अधिकार है। एक प्रोक्सी की उपस्थिति में या मत देने का उसको अधिकार होता है। मान लो जिसको मीटिंग में उपस्थित होना है, प्रतिपुरुष को पहले समझो होता कौन है। मान लो मैं किसी कंपनी की मीटिंग के अंदर उपस्थित होने के लिए अधिकारी हूं, चाहे मैं शेयर होल्डर हूं या कोई सदस्य हूं, तो मैं अगर उस मीटिंग में उपस्थित नहीं हो सक रहा हूं तो मैं एक प्रोक्सी की नियुक्ति करता हूं, जो मेरे बिहाफ पर मेरे प्रतिनिधि स्वरूप उस मीटिंग में बैठ सकता है। उसे कहा जाता है प्रोक्सी या प्रतिपुरुष। तो प्रतिपुरुष को मत देने का अधिकार जो है वो होता है। एक प्रोक्सी अपनी उसकी उपस्थिति में तथा मत देने का अधिकार होता है। किसी अन्य व्यक्ति को अपने प्रोक्सी के रूप में उपस्थित होने या उसके मत देने के लिए वैधानिक अधिकार प्रदान करती है। इस तरीके से नियुक्त प्रोक्सी को वक्तव्य देने का अधिकार नहीं होता है। वह सभा में बोल नहीं सकता, केवल मत दे सकता है और सभा को सुन सकता है। तो मत देने का अधिकार होगा वोटिंग पावर, जिसको हम बोलते हैं वोटिंग पावर। क्लियर हुआ आपको, तो ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, कार्य सूची है। कार्य सूची आपने पढ़ी होगी। कार्य सूची एक्चुअल में होती क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। कार्य नियोजन, कार्यव्रत, कार्य के मिनट्स, अभिलेख या इनमें से कोई नहीं। अभिलेख का मतलब यहाँ पर रिकॉर्ड से है, कार्यव्रत का मतलब यहाँ पर मिनट से है, जो कंपनी सेक्रेटरी तैयार करता है कंपनी की मीटिंग्स के लिए, जिसमें कंपनी के सदस्यों की सूची हो सकती है, कंपनी की मीटिंग में बैठने वाले लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो कार्य सूची क्या होती है आपको बताना है। ठीक है, कार्य सूची कार्यवाही पुस्तिका होती है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो कंपनी सेक्रेटरी मीटिंग होती है, तो मीटिंग से संबंधित सारी जो मीटिंग में बैठने वाले लोगों की सूची, मीटिंग में क्या बात होने वाली है, मीटिंग के तात्कालिक बिंदु क्या है, सभी चीजों को मिनट्स के अंदर रखा जाता है। तो इसमें किसी सभा में अंजाम पाए जाने व्यवसाय के रिकॉर्ड का बोध होता है। और यह प्रत्येक कंपनी के लिए क्या होता है, औपचारिक होता है कि वह सामान्य सभा की सभी कार्यवाहियों के लिए मिनट्स तैयार कराएं और उनको मिनट्स बुक में दर्ज कराएं। मिनट्स सभा समाप्ति के 30 दिन के भीतर प्रविष्ट हो जानी चाहिए। ये आपको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सभा की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर। सभा की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर हो जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कंपनी सभा के सूक्ष्म कौन तैयार करता है। ये वही बात है, वापस मिनट्स की बात कर रहा है, सूक्ष्म यानी मिनट्स। हु प्रिपेयर्स द मिनट्स फॉर द कंपनी
मीटिंग्स, कंपनी मीटिंग के लिए सभा तैयार कौन करता है? क्या कंपनी का संचालक जिसे हम कहते हैं बीओडी, दूसरा होता है कंपनी सचिव जिसे हम बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी अंकेक्षक जिसे बोलते हैं कंपनी ऑडिटर, या प्रबंध संचालक। हालांकि ये दोनों ही लगभग दोनों ही चीजें सेम आ गई है, ठीक है। इसको एमडी बोल दो, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, समझने के लिए। तो कंपनी के मिनट्स कौन तैयार करेगा? तो आपको मैंने बताया था कंपनी के मिनट्स हमेशा कौन तैयार करता है? कंपनी सचिव तैयार करता है। कंपनी की सभा के सूक्ष्म कार्यवाही पुस्तिका कंपनी सचिव सभा के 30 दिनों के भीतर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आंसर हो जाएगा कंपनी सेक्रेटरी, बी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें संचालक जो उपस्थित सभा के चेयरमैन हो गए तथा अंकेक्षक एवं अन्य सदस्यों के नाम व हस्ताक्षर होने चाहिए। कंपनी का सेक्शन है 193(1)(a)(b) के अनुसार ये बात है, आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। याद रखना है आपको, इंपोर्टेंट सेक्शन है कंपनी एक्ट 2013 का, ठीक है। तो कंपनी की सभा के सूक्ष्म तैयार कौन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी तैयार करेगा, ठीक है, सभा के 30 दिन के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष सूचना की आवश्यकता होती है। स्पेशल सूचना किसको चाहिए होती है? एक सदस्य को हटाने के लिए, कंपनी सचिव को हटाने के लिए, नामित निदेशक को हटाने के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है यहां पर, बताइए क्या करना चाहिए? विशेष सूचना की आवश्यकता किसको होगी? विशेष सूचना की आवश्यकता किसे होगी? एक सदस्य को हटाने के लिए, कंपनी सचिव को हटाने के लिए, नामित निदेशक को हटाने के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। विशेष प्रस्ताव अर्थात प्रस्ताव के पक्ष में डाले गए मत प्रस्ताव के विरुद्ध डाले गए मत के 3 गुने से कम ना होना चाहिए। कम से कम 3 गुना है तो वो विशेष प्रस्ताव होता है, ये आपको पता है, ठीक है ना। और सचिव को कौन हटा सकता है? निर्देशक आराम से आसानी से हटा सकते हैं, और निर्देशक को हटाने के लिए साधारण प्रस्ताव ही चाहिए। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर तीनों को हटाने के लिए कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसमें से किसी के लिए विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है। एक सदस्य को हटाने के लिए भी नहीं, ठीक है, निदेशक को भी नहीं, क्योंकि निदेशक आसानी से कंपनी सचिव को हटा सकते हैं, और निदेशक को भी साधारण प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। निदेशक को हटाना है तो साधारण प्रस्ताव से हो जाएगा, जिसको बोलते हैं जनरल रिजोल्यूशन। कंपनी सचिव को कौन हटा सकते हैं? तो बीओडी हटा सकते हैं, संचालक, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहां पर से हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी द्वारा हरण किए गए अंशों का निर्गमन प्रस्ताव पारित करके किया जा सकता है। एक कंपनी ने क्या करे, शेयर फोरपिच कर दिए, कंपनी ने अंशों का हरण कर दिया, तो उन अंशों का निर्गमन प्रस्ताव पारित करके किया जा सकता है। सामान्य सभा में सामान्य प्रस्ताव, जनरल रिजोल्यूशन इन एजीएम, सामान्य सभा में विशेष प्रस्ताव यानी कि स्पेशल रिजोल्यूशन इन एजीएम। तीसरा होता है निदेशक मंडल का प्रस्ताव, प्रपोजल बाय द डायरेक्टर्स, ठीक है, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। एक कंपनी ने क्या किया है, एक कंपनी ने निर्गमित किए गए अंशों का हरण कर लिया है, तो आपको यह बताना है कि यहां पर किस प्रस्ताव के द्वारा जो है वो पारित करके ऐसा किया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर निदेशक मंडल का प्रस्ताव सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। निदेशक मंडल का प्रस्ताव करके पारित किया जा सकता है। कंपनी द्वारा 14 दिन पूर्व अंशधारी को सूचना देकर अंशों का हरण कर सकती है। 14 दिन पूर्व अंशधारी को सूचना दे सके, अंशों का हरण कर सकती है। आप सोच रहे होंगे सर ये प्रस्ताव अंशधारी क्यों देंगे, क्योंकि अंशों का हरण हो रहा है तो शेयर होल्डर की यहाँ बात हो ही नहीं सकती। तो कंपनी कम से कम कितने दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व अंशधारी को सूचना देके, ये आपको इंपॉर्टेंट यहां ध्यान रखना है, कंपनी द्वारा 14 दिन पूर्व अंशधारी को सूचना देकर अंशों का हरण कर सकती है यदि अंशधारी द्वारा बकाया याचनाओं का भुगतान नहीं किया गया है तो। और यदि कार्य कंपनी के संचालक करते हैं तथा हरण किए गए अंशों को कंपनी पुनर्निर्गमन करती है तो पुनर्निर्गमन के लिए निदेशक मंडल की सभा में पुनर्निर्गमन का प्रस्ताव पारित करना होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, प्रपोजल इन द, जो हमारा बीओडी है, बीओडी मंडल के द्वारा जो प्रस्ताव दिया जाएगा उसी में इसका जो है वो ये प्रस्ताव पारित करके कंपनी कर सकती है। कंपनी सचिव का कार्य क्या है, कंपनी सेक्रेटरी क्या वर्क करता है, ठीक है, अधिशासी कार्य के रूप में, संपर्क कार्य के रूप में, सलाहकारी कार्य के रूप में, या ये सभी। आपको बताना है कि एक्चुअल में कंपनी सेक्रेटरी जो है हमारा, वो हमारा क्या कार्य करता है। तो आपको ध्यान रखना है एक कंपनी सचिव इनमें सभी काम करता है, क्योंकि वो कंपनी का सेवक होता है, कंपनी का लीगल एडवाइजर होता है। क्या होता है, लीगल एडवाइजर ऑफ कंपनी होता है। कौन होता है ये, कंपनी सेक्रेटरी होता है।
ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये कंपनी का आपने सुना पढ़ा भी होगा, कान भी होता है, आंख भी होता है और हाथ भी होता है, क्योंकि ये तीनों ही कार्य इसके हाथ में होते हैं। ठीक है, तो कंपनी सचिव के बारे में क्या याद रखना है, कंपनी सचिव का कार्य क्या होता है, अधिशासी वर्ग के रूप में भी काम करेगा, समय समय पर यह संपर्क का काम करता है, दो विभागों के मध्य, दो व्यक्तियों के मध्य, दो अधिकारियों के मध्य, और वो सलाहकारी काम भी होता है, एडवाइजिंग भी देता है, मीटिंग्स के दौरान या मिनट्स तैयार करता है, एजेंडा बनाता है, ड्यूरिंग द मीटिंग, बिटवीन द मीटिंग एंड आफ्टर द मीटिंग, तीनों ही दौरान जो है वो इसका रोल रहता है। कंपनी की मीटिंग शुरू होने से पहले भी इसका कार्य होता है, मीटिंग के दौरान भी ये महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करता है और अंत में उसके आधार पर जो है वो एक सूची तैयार करता है। इसलिए कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है, एक अधिकारी भी होता है तथा कंपनी का प्रतिनिधि भी होता है और कंपनी के संचालकों को सलाह भी देता है, सब कुछ होता है। अधिशासी का मतलब यहाँ पर अधिकारी से है, संपर्क कार्य भी करता है, प्रतिनिधि स्वरूप भी करता है, सलाह भी देता है, सब कुछ करता है ये। ठीक है, और कंपनी की सभाओं के आयोजन की व्यवस्था भी करता है, अतः यह अंशधारियों से पत्र व्यवहार भी करेगा और संचालक और अंशधारियों के मध्य संबंध भी बनाने का काम ये करता है। तो सारे काम जो है वो कंपनी सेक्रेटरी के होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वित्तीय वर्ष में असाधारण सामान्य सभा आहूत की जा सकती है, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है ना, अगर आप ईजीएम बुला रहे हो तो इसकी जरूरत क्या है, क्यों आहूत करोगे, क्यों बुलाओगे, मतलब ये कह रहा है कि एक वित्तीय वर्ष में असाधारण सामान्य सभा आहूत की जा सकती है 4 बार, 3 बार, आवश्यकताओं के अनुसार कितनी ही बार, या 6 बार। इसका आंसर सीधा है, मैं आपको बता दूं, आप एक वित्तीय वर्ष में अगर आपको ईजीएम की जरूरत है तो कितनी ही बार बुला सकते हो। ईजीएम के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड मीटिंग के लिए कम से कम 4 बार आपको ध्यान रखना है, लेकिन आप जो है आप जो वित्तीय वर्ष में सामान्य सभा आहूत कर रहे हो ना, इसे कितनी ही बार जो है वो आवश्यकता के अनुसार बुलाया जा सकता है, क्योंकि ऐसी सभा जो पार्षद अंतर नियमों की शर्तों के अनुरूप किसी भी समय जब संचालक गण उपयुक्त समझे उसे बुला सकते हैं, और जब विशेष प्रकृति का व्यवहार है तो फिर आपको ये एजीएम बुलानी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए आप एजीएम का वेट नहीं करोगे। ठीक है, तो आवश्यकता अनुसार कितनी बार आप इसको बुलाया जा सकते हैं। और असाधारण सभा संचालकों द्वारा, कंपनी लॉ बोर्ड के द्वारा या बोर्ड के द्वारा सभा न बुलाने पर स्वयं याचनाकर्ता द्वारा भी बुलाई जा सकती है। मान लो कहने का मतलब क्या है कि बीयूडी नहीं बुला रहे हैं, कंपनी लॉ बोर्ड नहीं बुला रहे हैं, तो जिसको इस सभा की आवश्यकता की जरूरत है वो लोग भी यहाँ पर ईजीएम जो है वो बुला सकते हैं। ठीक है ना, जैसे शेयर होल्डर्स को लगा कि आज ईजीएम की जरूरत है तो शेयर होल्डर भी बुला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एक सार्वजनिक कंपनी की संवैधानिक सभा है जो कंपनी के जीवन काल में एक बार आहूत की जाती है, एक वर्ष में एक बार आहूत की जाती है, कभी कभी जब जरूरत होती तब आहूत। आहूत का मतलब यहाँ पर बुलाने से है, आहूत का मतलब बुलाना। यहाँ पर वैधानिक सभा की बात हो रही है, स्टैट्यूटरी मीटिंग की बात हो रही है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, बताना इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसमें आपको एक आंसर ध्यान रखना है, एक कंपनी की जो वैधानिक सभा है वो ध्यान रखना है, सेक्शन 165 इस पे लागू होता है। सेक्शन 165 की अगर हम बात करें तो कंपनी के जीवन काल में आपको ध्यान रखना है एक बार, इसका जो है वो सही आंसर है, कंपनी के जीवन काल में एक बार जरूर यह बुलाई जाती है, वैधानिक सभा होती है। एजीएम तो हर साल होगी, और 2 एजीएम अधिकतम 15 माह का अंतर होगा, वो सब बातें हमने पढ़ ली है। तो अंशों द्वारा सीमित कंपनी या अंश पूंजी के साथ गारंटी कंपनी द्वारा प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी को कंपनी के सदस्यों की सभा बुलानी होती है, जिसको वैधानिक सभा कहा जाता है। इसको कंपनी के समामेलन के रजिस्ट्रेशन के 6 माह के भीतर कम से कम 1 माह बाद बुलाया जाना चाहिए। ठीक है, और 1 माह की वैधानिक अवधि के पूर्व बुलाई गई सभा वैधानिक सभा नहीं होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। समामेलन के समामेलन के 6 माह के भीतर 1 बार ये जरूर बुलानी होती है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असाधारण सभा बुलाई जा सकती है, ये वही ईजीएम की बात कर रहा है, जो 2 एजीएम के बीच होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, क्या संचालक मंडल द्वारा, बीओडी द्वारा, क्या अधिकरण के द्वारा, सभा की मांग करने वाले सदस्यों द्वारा, या उपयुक्त सभी। देखो ये क्वेश्चन इस तरीके का आपके पेपर में दूसरी बार आ चुका है, पहले भी इस तरीके का क्वेश्चन आपके आ चुका है, तो आपको बताना है किसके द्वारा। तो ध्यान रखना है, सभी इसको बुला सकते हैं असाधारण सभा को सेक्शन 169 के तहत। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। कंपनी की वैधानिक सभा एवं वार्षिक साधारण सभा के अतिरिक्त जो सभा होती है वो असाधारण सभा होती है। ये एजीएम के अलावा जो सभा होती है तो स्वयं संचालक बुला सकते हैं, बोर्ड के द्वारा न बुलाने पर स्वयं याचना करता, कंपनी लोग वो खुद बुला सकता है, तो सभी हो जाएगा, डी जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। सभी यहाँ पर असाधारण सभा बुला सकते हैं, अपनी व्यथा, अपनी जो बात रखनी है उसके अकॉर्डिंग। एक कंपनी द्वारा जिसकी प्रदत्त पूंजी से कम न हो पूर्णकालिक सनदी कंपनी सचिव की नियुक्ति की जा सकती है। कंपनी सचिव सनदी 5 करोड़, 4 करोड़, 1 करोड़ या 2 करोड़। क्वेश्चन आपसे ये पूछना है कि एक कंपनी द्वारा जिसकी प्रदत्त पूंजी से कम ना हो, इतनी से कम नहीं होनी चाहिए, अगर इससे ज्यादा है तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, अपने लिए भी एक सनदी कंपनी सचिव की यहाँ पर नियुक्ति करनी होती है। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो उसमें ध्यान रखना है आपको कि कंपनी
कि जो प्रदत्त पूंजी है, कंपनी की जो पेडअप कैपिटल है, क्या है, पेडअप कैपिटल है, उसके बारे में विशेष ध्यान रखना है। 5 करोड़ से अगर जो है 5 करोड़ तक या उससे अधिक है तो फिर क्या होगा, आपको भी सनदी सचिव की नियुक्ति यहां पर आपको करनी होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। कंपनी सचिव नियमन प्रभावी हुआ है। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट की बात कर रहा है। तो आपने पढ़ा होगा कंपनी सेक्रेटरी एक्ट कब प्रभावी हुआ, तो इसका आंसर ध्यान रखना है 1982 में, 1982 के अंदर है। ध्यान रखना है कि कंपनी सचिव अधिनियम जो है हमारा वो पारित हुआ है। ठीक है, कंपनी सचिव जो है वो कंपनी सेक्रेटरी से, जो आईसीएसआई जो हमारा कंपनी सचिव तैयार कर रहा है, तो कंपनी सचिव से रिलेटेड अधिनियम है वो 1982 में लागू किया गया, जो कि कंपनी सेक्रेटरीज स्टैंडर्ड पारित करता है। क्या करता है, कंपनी सेक्रेटरी स्टैंडर्ड पारित करता है तथा कंपनी सेक्रेटरीज के लिए नियम, उपबंध और कर्तव्यों का निर्धारण करता है। क्या करता है ये आपको ध्यान रखना है, कंपनी सेक्रेटरीज स्टैंडर्ड जो है इनको वो जारी करता है। साथ में कंपनी सचिव से रिलेटेड जो भी नियम है, उपबंध है, प्रावधान है, इन सबको लागू करता है हमारा कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से थैंक यू सो मच आप सभी को कि आपने इस प्रीवियस ईयर एनालिसिस के पूरे सेशंस को अटेंड किया, जिसके अंतर्गत 85 से 112 यानी कि 85 से 112 तक जितने भी 25, 26, 27 क्वेश्चन ये हमारे हो रहे थे, उन क्वेश्चंस को आपने देखा, जिसके अंतर्गत हमने पूरा सिस्टमेटिक एनालिसिस किया विद एक्सप्लेनेशन। तो इस तरीके की तैयारी आपको करनी है, ये पेपर आपकी तैयारी में बहुत मजबूती साबित करने वाला है, क्योंकि इस पेपर एनालिसिस आपको एक चीज पता लगी है कि हमारे क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं और उन्हें किस तरीके से हमको करना है। तो जहां तक मैंने देखा है, ऑडिटिंग के चाहे पेपर हो चाहे आपका कंपनी सेक्रेटरी का हो, दोनों ही पेपर मैंने आपको खुद एनालिसिस करवाए हैं, तो मैंने देखा है कि पेपर का लेवल इतना ज्यादा कठिन नहीं था, बिल्कुल मॉडरेट से भी हम कह सकते हैं कि बिलो मॉडरेट से भी एवरेज जो है वो पेपर था आपका। तो आराम से जो है आप इस तरीके से इस आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छी कर सकते हैं। इस पेपर को एक रोल मॉडल के रूप में रखते हुए, इस पेपर को एक तरह से आपके प्लानिंग में, स्ट्रेटेजी में शामिल करते हुए अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा इस पेपर को देखकर मानना है। तो थैंक यू सो मच अगेन कि आप सबने इस सेशन को अटेंड किया और आपने अपने पेपर का एनालिसिस के द्वारा खुद का भी एनालिसिस किया। ठीक है, थैंक यू सो मच।